नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब पर आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 12 रहेगा। दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। छोटी क्लास है परंतु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है, जो कि सीधे एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न है। ये ऐसा ये प्रैक्टिस सेट है जो कि बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है ये। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। फिरोज शाह तुगलक ने की थी सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर नगर की स्थापना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों सभी भाई विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, सभी को लाइक शेयर करना चाहिए। आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। हम भी चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बने, और बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये सेट ऐसे वैसे नहीं है, बेहतरीन सेट है। किस मुग़ल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुग़ल चित्रों का उद्गम हुआ था? हुमायूं या फिर अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं के शासनकाल में ही मुग़ल चित्रकला का उद्गम हुआ था, जबकि चरम प्रकाष्ठा पर पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। तो इसलिए ए विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर 3 है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप आंसर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर सत्र का वार्षिक अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। तो इसको तो आप हटा सकते हो क्योंकि ये सही नहीं रहेगा इसके लिए। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो ये सही आंसर रहेगा। लाहौर अधिवेशन में ही स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार जो है फहराया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष 1929 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। अब आंसर आप छाड़ सकते हो। देखिए दोस्तों, फर्स्ट के बाद में सेकंड 100% आएगा। देखिए फर्स्ट के बाद में सेकंड 100% आएगा। ये 2 ऑप्शन तो भली बात ही जानते ही होंगे कुछ विद्यार्थी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से आप आंसर चुन सकते थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट विकल्प रहने वाला है। देखिए क्लास ऐसी है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, परंतु क्वेश्चन सीखने को मिलने वाले हैं। ये प्रश्न वो हैं जो सीधे एग्जाम में छपेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। क्या हम नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, ये करेक्ट पॉइंट है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, इस पर विचार करना है। यह एक अहिंसक आंदोलन था। तो महात्मा गांधी द्वारा जो किए गए आंदोलन है उनको अहिंसक आंदोलन ही कहा जाता है, तो ये सही रहेगा। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो बी और डी में आंसर चुन सकते हैं। राइट विकल्प ऑप्शन बी रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर आपका जाता है 6, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। यही अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। प्रश्न नंबर आपका 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 6ठी अनुसूची में है और आपको बताना कौन सा अनुच्छेद है। राइट विकल्प ऑप्शन सी रहेगा, अनुच्छेद 244 है। याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 244 है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 75(1) के तहत।
चलिए, प्रश्न नंबर आपका 9 है। लोकसभा में सामान्य सदस्यों का निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह, 6 माह। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 माह इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? चारों विकल्प देख सकते हो। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है B.R. मेहता को। B.R. मेहता ने ही पंचायती राज के लिए सिफारिश की थी 1957 में। डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 11 है। भारत एवं विश्व का भूगोल सेलेक्टेड पढ़ना है दोस्तों, 5 नंबर का मामला है। और जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने का टाइम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा ही अच्छा स्कोर एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अधिकांश मौसमी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, जिसका तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ने लगता है, अपरिवर्तित रहता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा क्षोभ मंडल है उसी में दोस्तों मौसमी घटनाएं बढ़ती हैं, घटनाएं घटती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऊंचाई के साथ घटता है इसका तापमान, ठीक है। जैसे कि क्षोभ मंडल एक यहाँ पर फिक्स परत है, तो ऊंचाई के साथ ही क्या होगा, घटता हुआ जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 12 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 रिक्त स्थान से बढ़कर 2011 में हो गया। तो 2001 में कितना था और 2011 में कितना है, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो 382 यहाँ पर ए वाले में और डी वाले में है, तो बी और सी को आप हटा सकते हो। तो इस तरीके से आप रिक्स भी ले लिया करो दोस्तों। अब 267 दिया गया है, 385 दिया गया है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो सही है, 325 आएगा इसका, ठीक है। 325 और 382, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पशु और नस्ल दी गई है। भैंस की जो नस्ल है वो बदावरी है, गाय की सिंधी है, बकरी की जमुनापारी है, भेड़ थार पारकर। क्या ये भेड़ की नस्ल है? नहीं, तो ये हो जाएगा आपका गलत। थार पारकर ये दोस्तों गाय की एक दुधारू पशु की जनजाति है, तो गाय की ये नस्ल है। डी विकल्प यहाँ पर सही था। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 14 है। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी का किस राज्य से संबंध है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है आपके उत्तर प्रदेश में। एक कट्टू आ जाएगा। एक कट्टू केवल एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, वो भी ऑप्शन बी में। और काली मिट्टी के लिए महाराष्ट्र है, लाल मिट्टी के लिए दोस्तों आंध्र प्रदेश है, और मरुस्थलीय मिट्टी के लिए राजस्थान है। तो आप आंसर चुन सकते थे, परंतु इसको जरूर याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी का जो एरिया सबसे ज़्यादा है वो उत्तर प्रदेश में ही है, और काली मिट्टी महाराष्ट्र में है। कपास की खेती के लिए जानी जाती है। और कपास सबसे ज़्यादा किस राज्य में इसका उत्पादन होता है, तो गुजरात राज्यों में, क्योंकि इसके आंकड़े दोस्तों बदलते रहते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 15 है। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है, किस देश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है, और वो भी बांग्लादेश से। डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 16 है। वर्ष 1995 में आरंभ की गई मिड डे मील योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंधन एवं वित्तीय व्यवस्था की गई थी? मिड डे मील को प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 1995 को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका नाम परिवर्तन भी हो गया है, पिछले सेट में क्वेश्चन करा था। प्रत्येक सेट को दोस्तों कवर करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। इतना टाइम नहीं है कि पूरी पीडीएफ को पढ़ा जाए और रिवाइज किया जाए। जो क्वेश्चन आता है वो तो हमसे आ चुका है ना, आता है वो हमको कन्फर्म है। जो कन्फर्म नहीं है उसका स्क्रीनशॉट मारिए और 2 से 3 दिन के बाद फिर से रिवीजन कर लीजिए, और फिर वो क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। ऐसे करके प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी है, और प्रैक्टिस सेट हम उपलब्ध कराते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना आपका दायित्व है। यदि नहीं करोगे तो फिर दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन तो चाहिए ही दोस्तों। और लेखपाल एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हम सभी की पुरजोर प्रयास रहेगा, हमारा भी और आपका भी। तो इसको याद रखना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। डी विकल्प यहाँ पर सही है। इसको याद रखना है क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, सीधा छप सकता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया था। प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था किन्स ने। डी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा।
प्रश्न नंबर 18 है, गन्ने के उचित और प्रासंगिक मूल्य FRP को निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। गन्ने का जो उचित मूल्य दिया जाता है इसको कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया था। तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, ए विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। इसको नहीं लगाना है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसको नहीं लगाना है ऑप्शन को। चलिए प्रश्न नंबर 19 है, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई है। तो गांवों में दोस्तों प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो बी वाला कन्फर्म है। संरचनात्मक बेरोजगारी भी होती है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में संरचनात्मक और प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है, मौसमी बेरोजगारी को नहीं चुनना है। SDG से दोस्तों कन्फर्म है क्वेश्चन, मैं क्लास में कह रहा हूँ, इसको जरूर कवर कर लीजिए। SDG के जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इन सभी को तैयार कर लेना है। जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। पिछली क्लास में 10, 11, 12 था और इस वाली क्लास में आप समझ गए होंगे, तो ये 13वें वाला है, SDG 13, जलवायु परिवर्तन इसके प्रभाव से निपटने के लिए जलवायु पर 13 नियंत्रण होना चाहिए, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। ग्राम्य समाज एवं विकास, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, आंसर कीजिए दोस्तों। इसको कहा जाता है लघु कृषक, ठीक है। 1 से 2 हेक्टेयर जोत भूमि वाले को लघु कृषक कहा जाता है। और सीमांत कृषक भी बहुत पूछा जाता है। 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत कृषक कहा जाता है। और 2 हेक्टेयर, ठीक है, 2 हेक्टेयर से अधिक जोत वाले को बड़ा कृषक कहा जाता है। ये 3 पॉइंट मैंने बताए, तीनों को याद कर लीजिए। 1 हेक्टेयर से कम वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, सीमांत कृषक, ठीक है। और 2 हेक्टेयर से अधिक वाले को कहा जाता है बड़ा कृषक। 1 से 2 इसको कहते हैं लघु कृषक। इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए सीधा एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सामुदायिक विकास योजना, इसको प्रारंभ किया गया था 1952 में। तो ए का 4 है, ए का 4 ऑप्शन ए में है, तो ये आंसर हो जाएगा। कभी कभी एक ही को चुन लेने से आंसर मिल जाता है, परंतु हम जानते हैं जनधन योजना को भी जानते हैं। इसको प्रारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 को। तो सी का 2 है, और सी का 2 दोस्तों ऑप्शन ए में ही दिया गया था। मनरेगा 2009 में, देखिए मनरेगा जो नाम बदला गया था वो 2009 में बदला गया था, उसे मनरेगा को प्रारंभ किया गया था 2006 में, ठीक है। तब इसका नाम नरेगा था, 2006 में नरेगा था, 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005-6, इसको नोट कर सकते हो आप। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाई जा रही है। तो महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आंसर आप बेधड़क लगा सकते हो, यूपी का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य ने किसानों की आय बढ़ाने हेतु किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है, तो किसानों का कल्याण होगा यूपी के माध्यम से, ए विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25 है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी है। क्या पहली कड़ी है, आशा, ठीक है, आशा है, ए विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है 23 सितंबर को। मैंने इस क्वेश्चन को नोट किया था, नोट करने का मुझको फ़ायदा मिला है, मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट किया है। कौन सा देश वर्ष 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। 2025 का करंट का क्वेश्चन है, तो कौन सा देश इसका सदस्य जो है बना है, ये आप आंसर चुन सकते हैं यहाँ पर। यदि आपने भी ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, अल्जीरिया। क्या आएगा इसका आंसर, अल्जीरिया दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो
आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट मुझको इसीलिए बेहतर लगा है क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ही दिए जा रहे हैं जो पूछे जाएंगे, वरना कुछ तो ऊट पटांग ही पढ़ा रहे हैं दोस्तों। वर्ष 2025 में किस राज्य की पुलिस नौकरियों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है? 20% आरक्षण देने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। तो यहाँ पर सी विकल्प आपको चुन लेना है। और उत्तराखंड ने दोस्तों अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट है। तो उत्तराखंड का 10% है और यूपी का आपको याद रखना है 20%। बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उत्तराखंड का दोस्तों शायद सेकंड स्थान है, परंतु महाराष्ट्र का फर्स्ट है, ये कन्फर्म है मुझको। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? किस राज्य में? तो ये आप चुन सकते हो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो ऐसा कारनामा दोस्तों गुजरात में ही किया जा सकता है। तो गुजरात यहाँ पर सही आंसर था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो DRDO की स्थापना हम सभी जानते हैं 1 जनवरी 1958 में की गई थी। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। किस उपग्रह का नाम पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? GSAT, INSAT और कार्टोसैट या फिर मैटसैट? तो थोड़ा सा डिफरेंट था, बी चुनना था आपको, मैटसैट। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन कहलाते हैं? होमी जे भाभा, यही भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं। ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 34 है, भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों प्रचंड है। ए विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न, मलेरिया का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। सी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। कई साइट में मैंने आपको बताया है और क्वेश्चन आ भी चुका है। तो पहले वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह सीधे बचाव कार्य करता है। नहीं, ये दोस्तों गलत है। ये सीधे बचाव कार्य नहीं करता है, सूचना मिलने के बाद कार्य किया जाता है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। तो इसको आप कह सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा हुआ है। यह राष्ट्रीय आपदा नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ये बना ही दोस्तों इसलिए है, जो राष्ट्रीय आपदा आती है उसके निर्माण के लिए ही बना है। तो हमारा 2 वाला आप हटा सकते हो, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 37 है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की पहली आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष शुरू की थी? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तो देश की पहली आपदा प्रबंधन योजना थी जिसको शुरू किया गया था 2016 में। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों या नोट कर सकते हो। सी विकल्प यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? धान के खेत से मीथेन का उत्सर्जन होता है। पालतू पशु चारा खाते हैं और चारे की वजह से दोस्तों जुगाली करते हैं, तो ये भी मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। कोयले की खान, क्या कोयले की खान मीथेन का उत्सर्जन करती है? इसको भी देखना है आपको। और साथ में देखना है रेतीली भूमि। आपको आंसर चुन लेना है कौन सा यहाँ पर सही रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है कोयले की खान, देखते हो। चलिए, प्रश्न नंबर 39 है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन स्रोत क्या है? CFC तो इसका उत्सर्जन स्रोत है रेफ्रिजरेटर। बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से किस प्रकार के कैंसर की सर्वाधिक संभावना है? तो सन से जो किरणें आती हैं उनसे दोस्तों त्वचा कैंसर होने की सर्वाधिक संभावना रहती है। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। वर्तमान में विश्व के सबसे अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। बाघ संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो कभी कभी पूछ लेता है प्रोजेक्ट कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। बस यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। और ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में, हो जाएगा आंसर 1973 में। ए विकल्प यहाँ पर सही है। भारत में बाघ राज्य किसे कहा जाता है?
तो बाघ राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को, जो कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। एमपी ऑप्शन बी सही था। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? पलामू बाघ अभयारण्य झारखंड दिया गया है, इंद्रावती बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़, गिर अभयारण्य गुजरात, नागरहोल बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश। यदि आप जानते हो तो आंसर चुन सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागरहोल बाघ अभयारण्य, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक। जबकि अन्य सभी सही हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, इसको जरूर याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। और पलामू झारखंड में है और गिर गुजरात में है। गिर जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर गुजरात में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, विश्व का प्रथम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपका मणिपुर में। सी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। दोस्तों जरा भी लगे कि सेशन काम का है और हमको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और दोस्तों प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने के चांस रहने वाले हैं। जहाँ तक हमने सोच रखा है इतनी कट ऑफ जाने के चांस रहेंगे 78 के आसपास। तो इसको दोस्तों लाने के लिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आपने फुल टेस्ट मैंने करा था, कल 90 क्वेश्चन का करा था, थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए यहाँ पर रहने देता हूँ। और 90 में आपने क्या स्कोर किया ये जरूर बताइएगा। बताया नहीं, आपने बताना चाहिए था। यदि आपके 68 भी कटिंग मार करके नेगेटिव मार्क हटाने के बाद इस वक्त बन रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे यही स्कोर आपको खींच करके 76, 77, 78 तक लाना है। ठीक है, तो इसी के लिए दोस्तों प्रयास किया जा रहा है और प्रयास करने से ज़रूर मंजिल हासिल हो जाएगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। और सेकंड इसकी वीडियो आ जाएगी जिसमें दोस्तों यूपी स्पेशल के क्वेश्चन होंगे। साथ में मैं कुछ जो मैंने हाथ से नोट्स बनाए हैं वो दोस्तों क्वेश्चन ऐड करके लेकर आऊँगा, उस क्लास को जरूर परचेज कीजिएगा। ठीक है, सभी क्लासें आपको अटेंड करनी है जो उपलब्ध कराता रहूँगा मैं। तो यहाँ पर ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उसको प्रदान किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। डी नहीं चुनना था, सी बी चुनना था। तो यहीं पर रहने देते हैं दोस्तों, या फिर थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलिए हिंदी भी लगा लेते हैं इसी में, कोई नहीं, हिंदी भी देख लेते हैं। सामान्य हिंदी, तद्भव शब्द का अस्य है। तो तद्भव शब्द जो है ये संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द हैं। बी विकल्प यहाँ पर सही है। 10 के 10 सही करने हैं दोस्तों। मुहावरे के भावार्थक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है। बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, क्या यहाँ पर सही है? कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संतोष प्राप्त होना, शांति मिलना, बिल्कुल सही है। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, सही है। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही था। तो इस प्रकार आपको आंसर को चुन लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द किसका समास है? अवयवी भाव का, कर्म तत्पुरुष का, या संप्रदान तत्पुरुष का, या संबंध तत्पुरुष का। तो जब भी दोस्तों ऐसा विकल्प आए आपको क्या करना है, पूरा ज्ञान होना चाहिए दोस्तों आपको, क्योंकि तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं। और राजपुत्र का आपको क्या करना पड़ेगा? संधि विच्छेद पढ़ना पड़ेगा। राज्य का पुत्र तो का आता है, का, की, के, ये सभी दोस्तों किसके उसमें आते हैं? ये आते हैं संबंध तत्पुरुष। डी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। संप्रदान यानी के लिए आएगा इसके लिए, ठीक है, इसलिए ये तो नहीं रहेगा। और कर्म वाले का आप जानते हैं, अवयवी भाव का मैंने बताया, यदि पहला पद अवयव है तो होता है हमारा अवयवी भाव समास। मैंने दोस्तों आर ओ में हिंदी पढ़ी थी, वही अब तक काम आ रही है, परंतु मुझको भी थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। फिलहाल मेरा स्कोर जो है प्रैक्टिस टेस्ट में सही जा रहा है, 10 में से 10 मैंने यहाँ पर इसमें भी सही किए हैं। आपको भी 10 में 10 सही करने का प्रयास करना है। कृतज्ञ का विलोमार्थक शब्द क्या है? ध्यान से देखिए दोस्तों, कृतज्ञ का, तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो कर्त घन आएगा, ये नहीं लगाना है ऑप्शन सी वाला, ठीक है, ध्यान से देखना था, ना लगाना था ऑप्शन ए वाला, क्योंकि यहाँ पर कर्त धन दिया गया है, यहाँ पर कर्त घन है। तो ऐसे भी कन्फ्यूजन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इस प्रकार लिखा जाएगा अनुग्रहित। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही है, बी यहाँ पर सही था। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना था आपको, आपने चुन लिया होगा। ऑप्शन बी सही रहेगा, सुंदरता। सुंदरता कैसी होती है? अच्छी सुंदरता होती है, तो स्त्रीलिंग है। और सौभाग्य, अच्छा सौभाग्य होता है। निम्नलिखित में से दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर, तो ये अपने आप में कौन सा है?
ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। तो यहाँ पर गय है, गय कह में कन्वर्ट होता है, कै में वो भी हलंत के साथ में। गय वाला आप काट सकते थे, यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर भी हलंत का प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन बी ठीक है सही होता। कै हलंत के साथ लगता है, ठीक है दोस्तों, क्या लगता है, कै हलंत के साथ लगता है। जब ये कन्वर्ट होता है तो गय में परिवर्तित हो जाता है, दिगंबर बन जाता है। चोर ने धन के लिए धारदार हथियारों से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, कारक जो 6 प्रकार के होते हैं हम उनमें जानते हैं कि अपादान, अपादान अलग होना होता है, करण से होता है, संबंध का के होता है, अधिकरण में या पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वाक्य को आप देख सकते हैं, किसका प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला है, वही आपको चुन लेना है। तो यहाँ पर अधिकरण, अधिकरण में आएगा, में आपने देखा भी होगा, यहाँ पर कहीं में का प्रयोग इस पूरे वाक्य में नहीं हो रहा है। आसानी से दोस्तों आंसर आप चुन सकते थे, डी विकल्प यहाँ पर सही है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जिससे निश्चय का बोध होता है वही निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। क्या, क्या तो नहीं है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ, ये अनिश्चय सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक है? तो डी विकल्प यहाँ पर आप आसानी से चुन सकते थे, ये है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर आपका 65 है। निम्न विकल्पों में से समानार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। यदि आपने ऑप्शन बी चुना तो सही है। अंग, अवयव, अंश, शरीर, ये सभी शरीर के क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। बी विकल्प यहाँ पर सही है। तो इस क्लास में दोस्तों हमने 55 क्वेश्चन किए हैं, यहीं तक रहने देते हैं। सेकंड पार्ट में यूपी स्पेशल और कुछ नोट्स आज से लिखे हुए मैं आपको लेकर आऊँगा आपके साथ में, उसको परचेज कीजिए क्लास को और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।